एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म हेड हंटर्स के मुताबिक आने वाले 3 सालों में आईटी सेक्टर में 1.5 से 2 लाख नौकरियां जा सकती हैं। आईटी सेक्टर की ये तस्वीर किसी भी आईटी प्रोफेशनल को मुसीबत में डाल सकती है, लेकिन ये बात सिर्फ एक सेक्टर से जुड़ी नहीं है। क्या पता आपकी नौकरी कब खतरे में पड़ जाए और कब आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। आज के जॉब मार्केट की यही हकीकत है, लेकिन अगर आप पहले से ही इस तरह के हालात के लिए तैयार रहते हैं तो मुश्किल वक्त आसानी से कट सकता है। इन्हीं मुश्किल हालात से निपटने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास शो, जिसमें छटनी के चलते अगर नौकरी चली जाए तो कैसे सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप इस समय जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस समय पा सकते हैं। और शो में आज हमारे साथ इसी पर विस्तार से बात करने के लिए जुड़ रही है फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा। आपका स्वागत है पूनम। तो क्लियरली आपकी नौकरी चली जाए और ये तो बहुत बड़ा झटका है आपके लिए, इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली। अगर मैं कहूँ, हमारी बहुत सारी प्लानिंग होती है, हमारी रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, हमारे लक्ष्य होते हैं जिनके लिए हम लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे कर्जे होते हैं जो हमें लगातार हर महीने उनकी किस्त चुकानी होती है। कितना बड़ा सेटबैक है अगर मेरे पास कोई फाइनेंशियल प्लान ना हो तो? अगर फाइनेंशियल प्लान ना हो ऐसे सिचुएशन में, सो इट कैन बी वेरी बैड सिचुएशन फॉर हेल्थ एंड वेल्थ एंड ओवरऑल फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो सकती है जी। तो ये सिचुएशंस ऐसी हैं जिनको हम एक कंटिजेंसी कहते हैं। हाँ। और फाइनेंशियल प्लान का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है कंटिजेंसी प्लान बनाना। बिल्कुल। तो यहाँ पर इमरजेंसी फंड आपके पास होना बेहद जरूरी है। ये तो फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला उसूल ही है, लेकिन योर मनी में आज हम आपको किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए 10 टिप्स देंगे। खासतौर से अगर छटनी यहाँ पर हो जाती है या अगर आपको लगता है कि किसी भी वक्त हो सकती है, उसकी तलवार आपके सर पे मंडरा रही है, तो योर मनी आज आपको उसे निपटने के लिए 10 अहम टिप्स देगा, जिसमें सबसे पहला टिप यही है कि अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाए। जैसे कि इसका नाम ही है, इमरजेंसी फंड है, यानी किसी भी मुश्किल हालात के लिए, किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपके पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि आपका 6 महीने या 8 महीने तक का खर्च निकल जाए। 8 महीना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जॉब लॉस भी अगर होता है तो वी एज्यूम के 3-4 महीने में तो दूसरा जॉब मिल ही जाएगा। और इमरजेंसी फंड के लिए आपको 3 से 6 महीने के बीच का, यानी वॉट एवर कंफर्टेबल, मगर उस इमरजेंसी फंड में आपको अपना EMIs और इन्वेस्टमेंट आउटगो यानी SIP अगर चालू है वो सभी कुछ कंसिडर करके एक बजट बनाना होगा कि हर महीने हमारा इतना आउटगो है, आउटफ्लो ऑफ इनकम है, उतना आपको सबसे पहले साइड में रखना है और उसके बाद कोई भी तरीके की प्लानिंग शुरू करनी है। सो क्रिएटिंग अ इमरजेंसी फंड और कंटिजेंसी फंड इज द फर्स्ट एंड द बेसिक स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसके अंदर कंटिजेंसी में इस तरीके के जॉब लॉस आ सकता है, किसी तरह की बीमारी आ सकती है, किसी तरह का ब्लैक पीरियड लाइफ में आ सकता है, खुद बीमार हो सकते हैं, फैमिली का मेंबर बीमार हो सकता है, कोई भी तरीके से सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे 3-4 महीने आपके पास इनकम ना हो। तो इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक कंटिजेंसी फंड क्रिएट किया जाता है, जिसको हम एक लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अगर मेरे पास एक मुश्त रकम नहीं है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अगर ये इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना चाहूँ तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ और कहाँ ये लिक्विड फंड इकट्ठा किया जा सकता है? आइडियली ये कंटिजेंसी फंड को ऐसी जगह पे रखा जाता है जो आपके पास एट ऑल टाइम्स अवेलेबल हो। तो या तो हम इसे सेविंग बैंक अकाउंट में रखने की सलाह देते हैं, या आप म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हर महीने जैसे ही आपकी नौकरी लगती है, यानी द डे यू स्टार्ट अर्निंग, वैसे ये सब्स्टिट्यूट्स बनाए जाते हैं। तो अगर एक मुश्त रकम नहीं है तो साल में एक बार बोनस मिलता है, या हर महीने 15 से 20% आपकी जो सेविंग है, यू फर्स्ट मेक अ बजट ऑफ योर एक्सपेंसेस, उसका 15 से 20% जो भी आप बचा सकते हैं उसे इमरजेंसी फंड की तरफ इकट्ठा करिए। वंस दैट कॉर्पस इज क्रिएटेड, मेक श्योर दैट कभी आप उसे यूज करते तो उसको वापस आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ। और इसी तरीके से ये एक सिस्टम अपने साथ बना के रखें तो कभी भी किसी तरह की सिचुएशंस आपको स्ट्रेस नहीं देगी और आप उसके साथ बहुत स्मूथली डील कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये आप तब बना पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि आपका हर महीने का खर्चा कितना है। अगर आपको अपना कम से कम 6 महीने तक का खर्च इकट्ठा करना है या सैलरी इकट्ठा करनी है, आपको पता होना चाहिए कि हर महीने आपके घर का बजट क्या है। यहाँ पर मैं केवल किचन का बजट की बात नहीं कर रही हूँ, आपका हर महीने का खर्च, आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, आपके किचन के खर्चे का बात करें, आप के ट्रैवल के खर्च का हम बात करें, ओवरऑल आपके घर का बजट क्या है आपको पता होना चाहिए और उसके मुताबिक आपको इमरजेंसी फंड बनाने में आसानी होगी।
डेफिनेटली बजटिंग ऑलवेज हेल्प्स इन सेविंग ऑल्सो। आपके पास प्रॉपर बजट होता है, आपके पास पूरे आपके रिटन डाउन एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें आपकी नीड्स और वांट्स को हम अलग अलग रखते हैं। देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जो हमें एज अ वांट होते हैं, जो ज़रूरत ना पड़ने पर उनके बिना भी काम चल सकता है, उन्हें हम अलग रखेंगे और अपनी नीड्स को ध्यान रखते हैं। उस नीड्स में आपकी EMIs भी आएगी बिल्कुल, और आपके जो आउटगोज हैं फॉर सेविंग्स, स्पेसिफिकली आपकी SIPs, अगर वो भी आप कंटिन्यू कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। इस तरीके से आप अपना एक बजट बनाएं और उसके हिसाब से आप अपना 3 से 4 महीने का मिनिमम फंड क्रिएट करें। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही थी। आपने यहाँ पर EMIs की बात की है। अगर मेरे ऊपर होम लोन है या मेरे ऊपर क्रेडिट कार्ड का बकाया है, एक एक करके इन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर बेरोजगारी का ये आलम आपके ऊपर आया हुआ है तो आप अपने होम लोन की जो EMI है वो कैसे चुकाएंगे? ये सबसे बड़ा सरदर्द है। इसके लिए मैं पहले कोई तैयारी करके रख सकती हूँ? डेफिनेटली आपको जो भी आपकी EMI रकम है उतना आउटगो आपके अकाउंट में हमेशा रखना है, क्योंकि अगर आपकी किसी भी कारण EMI मीट नहीं होती, यानी बाउंस हो जाती है, तो आपका सिविल स्कोर भी बिगड़ता है। वो आपके फ्यूचर कोई भी रिक्वायरमेंट के लिए आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर नेगेटिव असर देता है। इसलिए कुछ भी करके आपको होम लोन की EMIs या आपकी कार EMIs उसको डिफॉल्ट नहीं होने देना है। उसके लिए हमें 3 से 4 महीने की EMI जितना बजट अलग रखना ही रखना है। लेकिन यहाँ पर ये ही समय है कि आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को भी थोड़ा सा सुधार ही ले। बजट तो आपने बना ही दिया है, लेकिन साथ ही क्रेडिट कार्ड, इजी मनी का इस्तेमाल अगर हम खुले हाथ से करते हैं तो अब समय आ गया है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको उसमें लाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है या अगर आपके पास उसके ऊपर बहुत ज्यादा बकाया है तो पहले से ही आप उसे चुकाने के लिए अभी से कदम उठाना शुरू कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन में अगर आपको दूं कि छटनी हो चुकी है, नौकरी चली गई है, क्रेडिट कार्ड पर बहुत ज्यादा बकाया है, तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको अपने कर्ज का भुगतान कर देना चाहिए। डेफिनेटली, लाइक यू सेड कि हमें अपनी हैबिट सुधारनी है। अगर हम शुरू से ये सिस्टम रखें कि जितना हम क्रेडिट कार्ड का यूसेज रखेंगे उतना हमें पेमेंट का भी पहले से इंतजाम करना है। लाइक आई ऑलवेज से कि क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल आपका बनता है वो उतना ही बने जितनी आपकी इनकम है, तो कभी भी ये प्रॉब्लम ना होगी। इनफैक्ट आई एनकरेज कि आपको क्रेडिट कार्ड से खर्चा करना चाहिए, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ अदर बेनिफिट्स फॉर यूजिंग क्रेडिट कार्ड। और ऐसी सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड कैन कम एज अ रेस्क्यू। बिल्कुल, आपको आपके जो भी मंथली खर्चे हैं वो एक बार के लिए आप क्रेडिट कार्ड से यूज करके आप अपने पेमेंट्स को डेफर कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा टाइम मिल सकता है आपको, बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आप क्रेडिट कार्ड को पॉजिटिवली यूज करेंगे और उसके बेनिफिट्स उठाएंगे, ना कि उसको मिसयूज करके आप बहुत सारा उसके ऊपर आउटगो आप अपने ऊपर बना लेंगे। तो क्रेडिट कार्ड का इनफैक्ट लिमिट इतना होना चाहिए आपका कि आपसे 2-3 महीने के खर्चे उससे निकल सके, और आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें आपकी लिक्विडिटी है, आपने कंटिजेंसी जो फंड बनाया हुआ है, उससे आप बाद में उसका पेमेंट करें। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्लियरली आपको थोड़ी सी अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स पर जोर देना होगा और आपको थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। लेकिन साथ ही अगर मैं निवेश की बात करूं, अब एक सेटबैक तो आ जाता है लाइफ में जब आपकी नौकरी चली जाती है, लेकिन साथ ही आपका जो निवेश है वो बरकरार रहना चाहिए। यानी अगर आपने अपने किसी भी आर्थिक लक्ष्य के लिए किसी भी तरह की SIP की शुरुआत की है, किसी भी तरह के निवेश की अगर आपने शुरुआत की है, तो उसमें किसी भी तरह का रोड़ा नहीं आना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए। और इसीलिए अगर आप हर महीने SIP करते हैं तो उससे आपको एक तरह से देखा जाए तो इमरजेंसी फंड अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपकी जो निवेश की राशि है वो लगातार हर महीने निकलती जा सकती है। हाँ, मतलब आप SIP के जो दूसरे बेनिफिट्स है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इट्स हाईली लिक्विड। आप चाहिए जब उसको निकाल सकते हैं। इसलिए भी ऑलवेज से कि आपके पोर्टफोलियो में डेट और इक्विटीज दोनों होने चाहिए। तो जैसे आपका PPF इन्वेस्टमेंट है या LIC प्रीमियम्स हैं, तो कोई भी तरह के इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं, तो उसमें आपको लिक्विडिटी नहीं है तो उसे तो आप बिल्कुल नहीं छेड़ सकते, मगर जरूरत पड़ने पर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में पार्शियल विड्रॉल करके आप अपना काम एक बार के लिए निकाल सकते हैं। मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी फॉर रिडम्पशंस ऑल्सो। एंड बाकी अगर कंटिजेंसी फंड है तो ये सब प्रॉब्लम्स साथ आएंगी ही नहीं, बिकॉज SIP में दूसरा ये फायदा है कविता कि अगर कोई महीने आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो द इन्वेस्टमेंट इन दैट मंथ जस्ट स्किप्स। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो पेनल्टी यू हैव टू पे, सो इट्स कंफर्टेबल इन बोथ वेज। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि इस तरह की कोई भी क्राइसिस हो जाती है तो सबसे पहला ध्यान जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि हमें अपने निवेश को तोड़ लेना चाहिए। हमने जगह जगह निवेश किया हुआ होता है, हमें लगता है कि अच्छा यहाँ पैसे इकट्ठा हुए हैं तो यहाँ से थोड़े पैसे निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह की स्थिति में आपको अपना निवेश तोड़ना चाहिए? अगर आपके पास कोई बाकी विकल्प नहीं है पूनम,
तुरंत, तो साफ तौर से अपने निवेश से ही आप पैसे निकालेंगे। लेकिन क्या ये एडवाइजेबल है अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं तो? Financial point of view, I will always recommend कि instead of taking loans from elsewhere to meet your expenses, अपना खुद का निवेश में से प्रॉफिट बुकिंग कर लें, तो इट्स अ बेटर सिचुएशन देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम समवेयर एल्स। तो हर तरीके से हमें तैयारी होनी चाहिए अपने गोल्स और अपनी सिचुएशंस को मीट करने के लिए, देन ओनली इट इज कॉल्ड अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज अगर आपको कहीं से लोन लेना पड़े और आप स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आ जाएं कि अब मैं क्या करूं, हाउ टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस, तो दैट विल बी अ रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ही ये है कि आप हर सिचुएशन को बहुत आराम से डील कर सकें। बिल्कुल, तो क्लियरली यहाँ पर आप हर आर्थिक संकट के लिए तैयार रहें, इसी मकसद से हम आपको आज बता रहे हैं कि कैसे आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग दुरुस्त कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर छटनी का ये मौसम हम देख रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि नौकरी जाने का खतरा आप पर मंडरा रहा है, या ये किसी के भी साथ हो सकता है, हम केवल यहाँ पर IT सेक्टर का एक बेस लेके चल रहे हैं, लेकिन किसी भी सेक्टर, किसी भी तरह के नौकरी पेशा के ऊपर ये संकट आ सकता है। लिहाजा हमने अब तक आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, यानी 5 टिप्स बताए हैं, जिसके चलते आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अभी भी दुरुस्त कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। सबसे पहले अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाएं। इसका मतलब यही है कि कम से कम 6 महीने का जो आपका खर्चा है किसी लिक्विड फंड में आप डाल सकते हैं, इकट्ठा करके आप रख सकते हैं, ताकि इस तरह की स्थिति में आप यहां से पैसे निकालें, ना कि अपने निवेश को तोड़े। बजट बनाइए, जो कि एक बहुत ही सीधा सा उसूल है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको मैथ्स करने की जरूरत नहीं है। आप हर महीने अपने किचन का तो बनाते ही होंगे बजट, वैसे ही अपने घर का भी बजट बनाइए, ताकि उसके मुताबिक आप सेविंग शुरू कर सके और अपने इमरजेंसी फंड में पैसे डाल सके। एक तरह से इमरजेंसी फंड बनाने में आसानी हो जाएगी अगर आपको आपका हर महीने का बजट पता हो तो। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसकी EMI चुकाने के लिए ये जो समय है बहुत दिक्कत भरा हो सकता है अगर आपके पास पैसे नहीं है। इसीलिए आपकी जो हर महीने की किस्त है उसे भी इकट्ठा करनी शुरू कर दीजिए, उसमें से कुछ आपको बचत करनी होगी, ताकि ये अमाउंट भी आप अपने इमरजेंसी फंड में डाल सके। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपको सही तरीके से करना होगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ना सिर्फ इस तरह का संकट आपके ऊपर आए, वैसे भी अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग का उसूल ये भी है कि जो क्रेडिट कार्ड है उसका इस्तेमाल आपको बहुत समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मौके पे अगर आप बेरोजगार हो गए हैं तो क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल आपको कई तरह के बेनिफिट्स भी यहाँ पर दे सकता है। तो जल्द से जल्द अगर आपने कोई बकाया इकट्ठा करके रखा हुआ है तो उससे आप छुटकारा पा लीजिए। और अगर आपके निवेश और इंश्योरेंस की हम बात करें, इसको विस्तार से आगे हम एक बार फिर से आपको समझाएंगे। इनफैक्ट अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं यहाँ पर, चूंकि इस पर डिस्कस नहीं किया है, इंश्योरेंस एक अहम चीज है जो आपके पास होनी ही चाहिए, और इसकी कवरेज आप किसी भी तरह से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ इंश्योरेंस के 2 पार्ट है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर होता है इसमें कविता, कि हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कवर करती है हेल्थ के लिए, जिसकी वजह से हर एम्प्लॉय इज़ वेरी केयरफ्री कि चलो कंपनी तो हमें कवर दे ही रही है हेल्थ का, तो खुद का कवर लेते नहीं है, और जहाँ नौकरी जाती है वहाँ उनका कवर भी खत्म हो जाता है। एंड साथ ही स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस की वजह से बीमारियां आ सकती हैं, एंड दे आर लेफ्ट विद नो कवर। ऐसे में बहुत सारे सिचुएशंस हमने देखे हैं कि आदमी बाकी रोजमर्रा की तो सिचुएशन से निकल जाता है, मगर हेल्थ के खर्चे आजकल कितने ज्यादा होते हैं, उधर आके एक लूप होल में फंस जाता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है, ये एक तैयारी है, कंटिजेंसी प्लान के साथ साथ आप खुद का अपने पैसे से हेल्थ कवर जरूर खरीदें, ताकि नौकरी रहे या ना रहे आपके साथ आपका हेल्थ कवर रहे। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू मीट विद सच काइंड ऑफ सिचुएशन। बिल्कुल, लेकिन और भी कई सारे प्लानिंग है जो आपको करनी होगी। आपके ऐसे बहुत सारे लक्ष्य हैं जो इमीडिएटली लाइंड अप होंगे, उस पर आप कैसे अमल करेंगे, उनके लिए आप कैसे निवेश को बरकरार रखेंगे, करेंगे विस्तार से बात इस पर इस ब्रेक के बाद। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो इससे बड़ा आर्थिक संकट आपके लिए क्या हो सकता है, लेकिन अगर सही फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए तो इस संकट से आप निपट सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे तैयार होना चाहिए, योर मनी आज आपको इसी के लिए दे रहा है 10 टिप्स। शो को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे SIP का जो निवेश है वो आप बरकरार रख सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि इस समय अपने निवेश को हम बंद कर देते हैं, SIP बंद कर देते हैं, ये सोचते हुए कि अगर इस पर ब्रेक लग जाए तो कम से कम वो पैसे हमारे पास बचेंगे, जो कि पूनम जी सोचना गलत नहीं है। लेकिन मुझे बताइए कि क्या वाकई हमें SIP बंद कर देनी चाहिए या इसको जारी ही रखना चाहिए?
SIP बिल्कुल जारी रखनी चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक। और दूसरा SIP का ये एक बेनिफिट है कि अगर आपने लगातार 3 महीने तक SIP नहीं भरी है, यानी आपके अकाउंट में से बैलेंस ना होने की वजह से बाउंस हुई है, तो भी वो बंद नहीं होती। तो जब भी पॉसिबल हो उसे चालू रखें, बिकॉज इट इज़ अ डिफिकल्ट टाइम। तो अगर आगे पीछे होते हैं अपने फंड्स तो SIP कंटिन्यू रह सकती है। इनफैक्ट टू मीट योर एक्सपेंसेस, अगर आपने ईयर मार्क किया है अपनी SIP को अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कंटिजेंसी गोल्स, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। यू कैन हैव अ पार्शियल विड्रॉल और द फुल विड्रॉल एंड द SIP कैन स्टिल कंटिन्यू। यू नो, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ SIP कि इसको आप हर सिचुएशन में चालू रख सकते हैं। कोई महीने स्किप हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर भी चालू रहेगी। इनफैक्ट आप उससे पैसा यूज कर सकते हैं। यू कैन बुक प्रॉफिट्स एंड मीट योर डे टू डे एक्सपेंसेस ऑल्सो। बिल्कुल। और इसी बात पर हम आते हैं आपके पोर्टफोलियो प्लानिंग पर। आपका जो पोर्टफोलियो है जो आपने बना के रखा हुआ है, अगर आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग को फॉलो करते हैं तो ये वो समय है कि अपने पोर्टफोलियो को आप देख सकते हैं और कुछ फंड्स के पैसे निकाल सकते हैं, या आपने किसी भी एसेट में पैसे लगा रखे हैं उससे आप मदद ले सकते हैं, अपने लिए थोड़ा फाइनेंशियल बैकअप पा सकते हैं। अगर आपने कंटिजेंसी प्लानिंग ठीक से की है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपके ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स को छेड़ने की जरूरत है। बिकॉज प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग वही होती है जहां आपने हर इन्वेस्टमेंट एक गोल के साथ लिंक किया हुआ है। तो अगर आपके किसी गोल को आप बीच में छेड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट को छेड़ेंगे, तो आगे चल के उसमें गैप आ सकता है। तो अगर प्रॉपर कंटिजेंसी प्लानिंग हो तो ना आपकी SIP बंद होगी और ना ही आपकी EMIs में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आएगा। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड ओवर हियर कि आप कंटिजेंसी प्लानिंग को गोल के साथ लिंक कर रहे हैं कि मेरे इस तरीके के जो भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी, बिकॉज इट इज अ टेम्पररी सिचुएशन, इट इज नॉट कि जॉब लॉस इज गोइंग टू बी परमानेंट इन नेचर। आज 1 महीना 2 महीना 3 महीना मैक्सिमम दैट मच। और प्लस आप इंटरेस्ट वगैरह आप ले सकते हैं जैसे आपके दूसरे एसेट्स हैं, तो वो आगे चल के पर आ रही थी। अगर मैं पूरे एसेट एलोकेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपका निवेश होता है सोने में, आपके पास प्रॉपर्टी भी होती है, स्टॉक म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करते हैं। तो ऐसे में अगर मुझे कुछ लिक्विडेट करना ही है तो आप तो कह रही हैं कि अगर फंड्स ऑनगोइंग हैं और अगर लक्ष्य के मुताबिक आपने निवेश किया हुआ है तो आप उसमें बरकरार रह सकते हैं। लेकिन कुछ फंड्स जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए अगर ये पोर्टफोलियो में है और ऐसे में हम बस मन ही बना रहे थे कि इनमें से निकलेंगे, तो क्या ये सही मौका है निकलने का? इसके साथ साथ और कौन सी एसेट क्लासेस जिसको हमें छेड़ना चाहिए? फॉर अ शॉर्ट टर्म, फॉर अ टेम्पररी सिचुएशंस, मुझे ऐसा लगता है कि इक्विटीज से बाहर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि डेट कैटेगरी में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर लॉक इन पीरियड होता है और वो लंबी अवधि के लिए होते हैं। अगर उन्हें बीच में छेड़ा जाता है तो लॉसेस काफी मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को बंद करके उसे सरेंडर किया तो काफी लॉस, मॉनिटरी लॉस के साथ साथ आपका रिस्क कवर भी कम हो जाता है। अगर आपने PPF को छेड़ा तो उसमें भी 15 साल का लॉक इन होता है, उसमें से निकलना थोड़ा मुश्किल है। इक्विटी ही एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर से निकलना बहुत इजी भी होता है और आप पार्शियल विड्रॉल आप मन चाहे वैसे कर सकते हो और साथ में टैक्स एफिशिएंट भी होता है। एंड जॉब लॉस इज अ काइंड ऑफ अ टेम्पररी सिचुएशन। अगर आप इक्विटीज में एक बार किसी कारण, अगर आपके पास कंटिजेंसी फंड नहीं है और आपने किसी दूसरे गोल के साथ ईयरमार्क करा हुआ इन्वेस्टमेंट अगर रिडीम किया तो आप उसमें वापस इन्वेस्ट भी कर सकते हैं वंस यू गेट द जॉब। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर इसे आप छेड़े उससे पहले आप अपने PF को भी छेड़ सकते हैं, वहां से भी पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप 90 दिन से लगभग बेरोजगार हैं तो आप अपने PF से पूरा पैसा निकाल सकते हैं, ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। नॉर्मली PF का पैसा लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए रखते हैं। सो टेम्पररीली जब आप विड्रॉ करते हैं आफ्टर 60 days ऑफ हैविंग नो जॉब, यू आर एलिजिबल टू टेक आउट, तो आप उसे निकाल के फॉर सम टाइम यूज कर सकते हैं। बट अगर वो रकम बड़ी है तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि उसे आप इन्वेस्ट करके उसके इंटरेस्ट से आप यूज करें फॉर योर वॉट एवर एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड, क्योंकि पूरा पैसा एक बार हाथ में आ जाता है तो यू आर वेरी टेम्पटेड टू यूज इट फॉर योर नीड्स, ना जो इमीडिएट नीड्स है। तो बहुत केयरफुली अपने कैपिटल से छेड़छाड़ करें, हो सके वहां तक अपने इंटरेस्ट से, जो आपके ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स है उसके इंटरेस्ट से आप अपने कंटिजेंसी को मीट करें। लेकिन अगर आपके पास कोई और विकल्प है तो आप पहले उस पर ध्यान दें और PF के विकल्प को आप आखिर में रखें। लेकिन चलिए यहाँ पे और भी टिप्स आपको देने हैं, रुकते हैं फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
नौकरी जाने पर आर्थिक संकट से कैसे निपटे, इस पे योर मनी आज आपको बता रहा है वो 10 पॉइंट्स जिसके जरिए 10 टिप्स इनफैक्ट जिसके जरिए आप फाइनेंशियली स्टेबल जिंदगी जी सकते हैं जब आपके पास नौकरी ना हो। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंश्योरेंस की, जो कि एक रिस्क कवर की तरह हम कहते हैं आपके पास होना चाहिए। यहाँ पूनम जी, हम हमेशा टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं जो कि जरूरी फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है, लेकिन जॉब लॉस इंश्योरेंस एक चीज है जो आपके पास होनी ही चाहिए। होनी ही चाहिए इज नॉट व्हाट आई विल से। ये उन नौकरी पेशा लोगों के लिए हैं जिनको इस तरीके के रिस्क दिख रहे हैं सामने, जैसे आईटी सेक्टर फॉर एग्जांपल। तो जॉब लॉस इंश्योरेंस आप बिल्कुल ले सकते हैं, पर इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नया है, ये सिचुएशन नहीं है, इसलिए हमें स्टैंड अलोन ये इंश्योरेंस मिलती नहीं है। इट इज क्लब्ड विद आइदर अदर इंश्योरेंसेज जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर की तरह मिलती है। तो ये स्टैंड अलोन नहीं है, आपके पास एग्जिस्टिंग जो राइडर्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, उसके अंदर ये क्लब की हुई है कि इन केस ऑफ सर्टन सिचुएशंस आपके पास अगर नौकरी ना रही तो आपको कॉम्पनसेशन दिया जाता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ बैकअप कि अगर हमारे पास कभी नौकरी नहीं रही तो हमारे घर का खर्चा इस इंश्योरेंस के जरिए चल सकता है। बट I do not feel that it is a full proof इंश्योरेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस अपना फुल प्रूफ है कि जी बीमार हुए, आपका ऑपरेशन हुआ या जो भी खर्चे आए वो पूरा का पूरा कंपनी अकॉर्डिंग टू योर सम एश्योर्ड दे देती है। मगर यहाँ काफी लिमिटेशंस हैं, देयर आर लॉट ऑफ। तो साथ ही जो मेरे ऊपर कर्ज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होम लोन की बात करूँ, इस तरह का वो इंश्योरेंस मैं लेके रख सकती हूँ अपने पास? नहीं, उस तरीके का आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ये रिलेटेड होता है आपकी इनकम के साथ। यानी पहली बात तो जो होम लोन आप लेते हैं या कोई भी तरीके का लोन है, उसके ऊपर भी एक लिमिट है कि आपकी इनकम का 50 to 60% ही आप EMI ऑब्लिगेशन ले सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आपकी नौकरी ली है, यानी आपने अपनी मर्जी से छोड़ी है, तो आपको इसमें कवर नहीं मिलता है। अगर आपको आपके होम लोन के साथ यहाँ पे जॉब कवर लिया जा सकता है, जॉब लॉस कवर? नहीं, होम लोन के साथ किसी तरह का जॉब लॉस कवर नहीं मिलता है। ये सिर्फ कंपनी ये आपको जॉब के लिए मिलता है, EMI से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आपके जॉब यानी आपकी जो मंथली सैलरी है उसके ऊपर ये मिलता है। उसमें आप होम लोन दे रहे हैं या आप SIPs कर रहे हैं, इट इज योर लुकआउट। चलिए, और जाते जाते अगर आपने कोई इवेंट प्लान किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो साफ तौर से इस प्लानिंग को थोड़ा सा पोस्टपोन करने का समय आ गया है। आप एक बार फाइनेंशियली स्टेबल हो जाइए और उसके बाद ही आपको इस तरह के इवेंट्स की प्लानिंग करनी चाहिए। तो फिलहाल योर मनी में हमने आपको वो 10 नुस्खे दे दिए जिसके जरिए आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं किसी भी तरह के आर्थिक संकट से निपटने के लिए, खासतौर से अगर वो संकट जॉब लॉस का है। बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आने के लिए पूनम जी, और इसी के साथ योर मनी में इजाजत दीजिए। नमस्कार।